Welcome back. This is our second part of our chapter United Nations and its organization. I welcome you again. In this video, we are going to discuss the key organs of UN and related organizations which are related to United Nations in direct manner, or you can say indirectly. Let's start the video. As you can see, here is the United Nations system, the principal organs. In this image, you can see the various images, various organizations related to UN. In this video, in this image, we are going to discuss the subsidiary bodies of UN or related organizations, and another thing is specialized agencies. हम लोग इसमें सहायक जो अंग हैं और इसके साथ विशेषीकृत एजेंसियां जो हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. इसके साथ ही व्हाट आर द 6 की ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो. इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो 6 मुख्य अंग हैं, प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र के, उस संरचना के इन 6 अंगों के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे. बट उससे पहले एक बार लेट्स understand the difference between subsidiary bodies and specialized bodies. Whenever we talk about subsidiary bodies, इसका मतलब होता है सहायक अंग या फिर सहायक निकाय जो किसी भी चीज़ के लिए आपको हेल्प करते हो. आप सब्सिडरी का मतलब देख सकते हो, सहायक जो आपकी हेल्प करते हो. यहाँ ये चीज़ें हेल्पिंग नेचर के लिए होती हैं, और कोई भी चीज़ें अगर आपके लिए हेल्पिंग के लिए बनाई जा रही हैं, आपकी मदद के लिए बनाई जा रही हैं, तो उसका मतलब है कि वो उससे रिलेटेड ही हैं. जैसे कि अगर आप इसमें देख सकते हो सब्सिडरी बॉडी में आपकी जो सबसे फर्स्ट है मिलिट्री स्टाफ कमेटी, वो ये है कि आपका सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड यहाँ पे दिखा रखा है. तो स्पेशलाइज्ड बॉडी और जो सब्सिडरी बॉडीज़ हैं दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो सब्सिडरी बॉडी हैं वो किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं और डायरेक्टली वो उसके अंडर आते हैं. जैसे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंडर आने वाली एक सब्सिडरी बॉडी है मिलिट्री स्टाफ कमेटी, जो ये देखती है कि किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी फंक्शंस होंगे या फिर स्टाफ के जो काम होगा वो सब उस चीज़ में डील करेंगे. लेकिन एक और चीज़ होती है, वो होती है आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़. स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषीकृत जो हमारी संस्थाएं हैं या फिर एजेंसियां हैं, जो क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, वित्तीय सहायता नहीं मिलती है. सब्सिडरी में तो क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ फाइनेंस है या फिर आपका जो बजट है वो आपको मेन जो बॉडी है वो आपको प्रोवाइड करती है. बट जो विशेष एजेंसियां होती हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, इनके पास क्या होता है कि वो बिना फाइनेंशियल एड के भी अपना काम करते हैं. लेकिन कुछ हद तक जो अपनी रिपोर्ट्स होती हैं वो यूएन की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट करती हैं. ये हमने अभी डिफरेंस देखा सब्सिडरी और जो आपका स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है. इसके साथ ही हम लोग इनको पढ़ने के साथ साथ ये देख लेते हैं कि जो मेन जो आपके 6 की ऑर्गन्स हैं, जो 6 की ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो कौन कौन से हैं एक बार हम वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम हिंदी में सुरक्षा परिषद कहते हैं. इसके बारे में इनके जो डिटेल्स हैं वो हम फर्दर वीडियो में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार हम सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो आपका सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र का. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ़िलहाल अभी काफ़ी करंट में भी चल रहा है ये, तो इसलिए इसके बारे में भी हमें न्यूज़ पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी. सेकंड वन इज़ जनरल असेंबली, जिसको हम आम महासभा भी कहते हैं या फिर आम सभा, महासभा, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो बोल सकते हैं. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. सेकंड पार्ट इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. थर्ड जो आपका इम्पॉर्टेंट की ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जहाँ पे आप समझ सकते हैं न्याय के संबंधी चीज़ें होती हैं, वो इसका थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट पोर्शन है. फोर्थ इज़ सेक्रेटरीट, जो आप इसको कह सकते हैं, जो इसका सचिवालय है, वो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन आप कह सकते हो. 6 की ऑर्गन्स हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं इसके लिए. इसके अलावा नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, वो 5वें नंबर पे आप इसको मार्क कर सकते हैं यूएन का की ऑर्गन के तहत. इसके अलावा एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको हम हिंदी में न्यासता परिषद कहते हैं. ये एक ऐसी परिषद है जो आज के टाइम पे यूएन के चार्टर में तो लिखी गई है,
बट ये कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसका जो फंक्शनिंग है वो सस्पेंड कर रखा है। वो चीज़ हम जब इसके बारे में जब इसको हम और ब्रॉडली पढ़ेंगे तो उस बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 6 की ऑर्गन्स थे, इनके बारे में हम वीडियो के थोड़े और आगे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो की ऑर्गन्स के अलावा जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि CBSE के अकॉर्डिंग नए सिलेबस में आपको 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। जो बुक्स में दे रखे हैं वो तो पढ़ने ही हैं, इसके साथ साथ आपको अपनी जो आपका CBSE ने अपना मटेरियल जो प्रोवाइड कर रखा है, रेफरेंस मटेरियल, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो सब्सिडरी या फिर आपका जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं उनके अंदर आने वाली कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं या फिर आप कहें ऐसी कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि वो उसकी कौन कौन सी ऐसी कमिटीज़ हैं या फिर आप कहें कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं। तो इसमें आपकी मिलिट्री स्टाफ कमेटी है, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जो फॉर्मर यूगोस्लाविया रवांडा के अंदर वो काम करते थे वो हैं। इसके अलावा पीस कीपिंग ऑपरेशंस के संबंधित ये एक ऐसी बॉडी है जो पीस कीपिंग शांति वार्ताओं के लिए काम करती है। वहीं इसके साथ में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का एजेंसी है या फिर जो जनरल असेंबली और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है वो चीज़ें यहाँ पर है। और कुछ प्रोग्राम्स एंड फंड्स हैं, कुछ ऐसे कार्यक्रम और कोष हैं जो ज़रूरत पड़ने पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसके साथ साथ जो बाकी संबंधी निकाय हैं जो उनकी बॉडीज़ हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें आपको अंकटाड मिलेगा, यूनाइटेड नेशंस जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए आपको कॉन्फ्रेंस मिलेगी। इसके अलावा आपका यूनेप है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आप अगर ये देखें UN का मतलब यहाँ पे कॉमन है, UN का मतलब यहाँ पे आपको यूनाइटेड नेशन दिखेगा। अगर UN लगा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं UN से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही आपका एक UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त राष्ट्र का एक फ्रेमवर्क है। वहीं यूनिसेफ भी है जो बाल कोष बच्चों के फ़ायदे के लिए काम करता है, वो पॉपुलेशन के लिए भी अलग से है। शरणार्थी उच्चायोग भी बना हुआ है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी। ऐसे फंड्स बने हुए हैं जो इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं या फिर कंट्रीज़ को हेल्प देना, फंडिंग करना, इसमें ये हेल्प करते हैं। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ स्पेशल कमीशंस भी बनाए जाते हैं। स्पेशल कमीशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो भी फंक्शनल चीज़ें हैं उन सब में एक हेल्प हो सके, चाहे वो वुमेन रिलेटेड चीज़ें हों, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड हों, चाहे वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित हो, इलीगल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करने से संबंधित हो। तो वो कमीशंस इस तरह से बनाए जाते हैं कि जैसे भी आपकी चीज़ें हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए स्पेशल काम करने के लिए कमीशन बनाया जाए, वो डिस्कशन करें। ऐसे ही कुछ रीजनल कमीशंस भी होते हैं। रीजनल कमीशन का मतलब है रीजन कुछ स्पेसिफिक एरिया को एक आपको टारगेट करता है या फिर आप कहें उसको कवर अप करता है, उससे संबंधित चीज़ें कर सकता है, जिसमें आप चाहे अफ्रीकन हो सकता है, यूरोप हो सकता है, साउथ अमेरिका या फिर कैरेबियन जो देश हैं उनके लिए हो सकता है, या फिर आप कहें वो एशिया पैसिफिक या फिर वेस्टर्न एशिया के लिए हो सकता है। ये किसी भी कंट्री के लिए या फिर आप कहें किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए हो सकता है रीजनल कमीशन। और वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि उस रीजन से संबंधित जो भी जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी आपके कहें जो भी संबंधी उसके अपेक्षाएं हैं या फिर आपकी जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के बारे में अच्छे से आप डिस्कशन करें। उसमें आपका पूरी वाद विवाद हो, वार्ता हो, साथ में जो चीज़ें आपके संबंधी चीज़ें हैं वो सब इसमें डिस्कशन की जाएँ। इसीलिए रीजनल कमीशंस बनाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं UN के साथ में काम करते हैं, जिसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आप कहें जो आपके OPCW जिसको हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, जो ये बताता है कि केमिकल वेपन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रोहिबिट करता है, उनको प्रतिबंधित करता है। वहीं इसके साथ में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ अभी हमने देखी जो सब्सिडरी बॉडीज़ और जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में। इसमें एक और चीज़ है जो आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जो नॉन सब्सिडरी हैं, जो हेल्प ज़्यादा इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेशल कुछ चीज़ों के लिए वो काम करते हैं।
यूएन के साथ में रहते हैं, एफिलिएशन रहती है, लेकिन यूएन के लिए यूएन पर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है कि चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो अपने प्रमोशन के लिए हो। मेनली जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं वो अपना फंक्शनिंग खुद से भी कर सकते हैं, बट यूएन की हेल्प के साथ में वो अच्छे से किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें देखना है। तो सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आगे आने वाली डिटेल्स में भी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसमें ILO आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। इसके बाद है फिर FAO, फूड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो खाद्य और कृषि संबंधी जो संगठन है वो काम करता है आपके फूड सेफ्टी के लिए, फूड फोर्टिफिकेशन के लिए काम करता है। एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उस टाइम पे प्रैक्टिस आप करते हैं एग्रीकल्चर में, वो अच्छे से हो, सस्टेनेबल हों। इसके साथ साथ में जितने अच्छे से आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे आपके जो पॉल्यूशन है वो ना बढ़े, डिग्रेडेशन ना हो लैंड का, वो सब चीज़ें क्या होते हैं, ये चीज़ देखने के लिए FAO काम करता है। वही यूनेस्को है, जो यूनेस्को आपको दिखाता है कि यूनाइटेड नेशन की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये देखता है कि जो सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, वैज्ञानिक है, सामाजिक है, इनसे संबंधित जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं, उनके रिलेटेड काम करता है। फिर उसके बाद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो फ़िलहाल काफ़ी न्यूज़ में रहा है कोविड-19 की वजह से। फिर नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये चीज़ हमने अपनी 11th क्लास की जो हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने नोटिस किया था, जब 1991 में हमने LPG रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया और हमने IMF से लोन लिया, उनकी जो कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग हमने अपनी इकॉनमी को ओपन अप किया। वो चीज़ के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे भी थोड़ा हम और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है IMO, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मौसम संबंधी चीज़ों के लिए हमें रिपोर्ट करता है या फिर आप कहें उनसे संबंधित रिसर्च करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है ITU, जो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन है। वो यूनियन ये देखता है जो टेलीकॉम संबंधी, जो संचार संबंधी, जो दूरसंचार संबंधी चीज़ें हैं उनके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। अभी तक हमने देखा जो हमारे सब्सिडरी और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं इनके साथ हमने देखा, बट अभी हमारा जो मेन डिस्कस है या फिर आप कहें जो आपके चैप्टर का भी नाम है UN एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने अभी सिर्फ जो आपकी थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने अभी तक देखा। आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी CBSE 1 मार्क में पूछ लेता है। लेकिन अभी जो मेन जो आपको पढ़ना है, क्योंकि UN का जब तक आप उनके की ऑर्गन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि है क्या एक्चुअली में, जो की है जो हमारा UN है वो है क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, UN जनरल असेंबली के उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी है UN की सिक्योरिटी काउंसिल। UN सिक्योरिटी काउंसिल में आप सबसे पहले देख सकते हो कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, इसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सबसे पहले ये है जब 1945 में फॉर्मुलेट किया गया था, तो इसका मेन जो आप कह सकते हैं मेन आपका मुद्दा है या फिर UN का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा था, अवॉइड करना है किसी भी तरह से किसी भी हालत में वॉर को। हमें युद्ध को अवॉइड करना है, युद्ध का एकदम हमें विरोधी रहना है, या फिर आप कह सकते हैं युद्ध को ख़त्म करना है। हमें ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है जिससे कि युद्ध उत्पन्न हो या फिर किसी भी देश जो हैं वो विश्व युद्ध में अपने आप को संलिप्त कर लें, अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक सिक्योरिटी काउंसिल हो। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम ये होता है कि जिस तरह से भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है, मतलब कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जो आपकी शांति है उसको प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास में एक ऐसी काउंसिल हो जो बात करे। आपको अगर कभी भी लगता है कि वॉर रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है, या फिर आप किसी भी देश को ऐसा लगता है कि वॉर संबंधी कोई बात हो रही है, लड़ाई संबंधी, शांति संबंधी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, वो UN के सिक्योरिटी काउंसिल में जाके उस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन UN में सभी जितने मेंबर्स हैं 193 मेंबर्स, वो सभी मेंबर्स यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स नहीं हैं। ये चीज़ अलग है जिसको हम रिफॉर्म्स में भी देखेंगे, क्योंकि जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर आपको 15 मेंबर्स मिलेंगे, जिनमें 5 मेंबर आपके परमानेंट मेंबर रहेंगे जिनको हम P5 कहते हैं, जो आपके USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस, रशिया और रिपब्लिक ऑफ चाइना,
ये 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में वीटो पावर भी है। वीटो पावर जो एक नेगेटिव पावर होती है, जो किसी भी रेजोल्यूशन को, किसी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकती है। ये P5 के पास में है ऐसी पावर। बाकी 10 मेंबर और होते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका जो इनका टेन्योर होता है या फिर आपका जो इनका कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है, और 2 ईयर्स के बाद में ये अपने आप को ये वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो कभी डिज़ोल्व नहीं होता, उनका टेन्योर कभी ख़त्म नहीं होता है, वो वैसे के वैसे हमेशा बने रहते हैं। लेकिन 10 नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल के बाद में चेंज होते रहते हैं, और एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के साथ में, ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में एक ही मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे अगर इंडिया है, फ़िलहाल के लिए इंडिया 8वीं बार अपने आप को नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट कर चुका है। 2021-22 में 2 साल के लिए भारत जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमारी संयुक्त राज्य की सुरक्षा परिषद है, उसका अस्थायी सदस्य है। और स्पेशली अगस्त महीने का अध्यक्ष भी भारत ही है, जो मीटिंग्स को बुला सकता है, या फिर आप कहें अध्यक्षता महीने की हमारे भारत द्वारा की जा रही है। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि जो स्टेट है या फिर जो राज्य है वो 2 बार लगातार नहीं चूज़ कर सकता। एक ही मेंबर, एक ही देश हर 2 साल बाद में फिर दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता है, दोबारा वो अपना नाम नहीं ले सकता है। जैसे इंडिया अगर 2022 के बाद चाहे कि मैं 2023-24 में भी फिर से एक मेंबर बन जाऊं नॉन परमानेंट, तो वो चीज़ UN चार्टर में नहीं बताई गई है। उसमें कहा गया है कि सबको मौका मिले, इसीलिए ज़रूरी है कि सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। तो वो चीज़ ये ज़रूरी है। UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेन जो फंक्शन है या फिर आप कहें ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इनका ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उनको प्रमोट करना, ताकि वर्ल्ड में कहीं भी World War 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज़ जो हमारा है जनरल असेंबली, हमारा जिसको हम कहते हैं आम सभा या फिर महासभा, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की। अब इसमें आपको सबसे जनरल है तो आप समझ सकते हैं, सामान्य कोई बात होंगी इसमें, बस ये मीटिंग जैसी चीज़ें होती हैं, वही सब इसमें होता है। इसमें मेन पॉलिसी मेकिंग का फंक्शन है, जो नॉर्मल डेली रूटीन का संबंधित कोई काम होते हैं वो सब चीज़ें आपको करने के लिए, कोई भी पॉलिसी पे डिसीजन लेना है वो कौन करता है, जनरल असेंबली करता है। और जनरल असेंबली का जो चाहे UN का बजट पास करना हो या फिर कुछ आपके जो स्टाफ हैं उनके सिलेक्शन के संबंधित कोई काम करना हो, वो जनरल असेंबली काम करता है, जिसमें मेनली आपका यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी है या फिर आपका जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हेड होते हैं UN के, उनका इलेक्शन कहीं ना कहीं जनरल असेंबली के मेंबर्स करते हैं। वहीं जो भी कंट्री अगर आप चाहें, आपको अगर लगता है कोई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो जनरल असेंबली उनको हेल्प करती है, उनको एक तरह से आपको हेल्प प्रोवाइड करती है कि ठीक है आप UN जनरल असेंबली या फिर UN का मेंबर बन जाइए। कोई भी अगर नए कंट्री मेंबर बनना चाहती है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसके लिए भी हेल्प करना जनरल असेंबली का काम है। इसके अलावा इसमें जितने मेंबर्स हैं UN के अंदर, सभी के सभी इसके अंदर मेंबर हैं। जनरल असेंबली में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ 15 मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। बट जनरल असेंबली में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स जनरल असेंबली के एक मेंबर के रूप में हैं और सभी अपना वोट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा आप कहें जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये आपका है थर्ड, आप कह सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, की ऑर्गन है UN का, जो आप इसके नाम से समझ सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है और इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, और ये मेंबर्स को जनरल असेंबली जो है महासभा है वो इलेक्ट करके भेजती है। 54 इसलिए रखा जाता है कि टाइम के साथ साथ में ये 54 मेंबर्स अपनी बातों को डिस्कस करें, अपने जो इन्वायरमेंट के संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो पॉलिसी डायलॉग हो, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हों, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी इन पर डिस्कशन किया जाए। और ये 54 मेंबर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करें अपने आप को वर्ल्ड वाइड, कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उनसे रिलेट करके उनके बारे में डिस्कशन करें। इसीलिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाई गई थी, जिससे कि जो प्रिंसिपल बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करे लोगों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, पॉलिसीज़ को रिव्यू करे और इसके साथ साथ में इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे, डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर अपने आप को फोकस रखे। और यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के जो 54 मेंबर्स हैं
उनकी जो डेवलपमेंट की एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे से फुलफ़िल करे, इसलिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाई गई थी। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है, ये एक बार हम देख लेते हैं। जो जो भी कोई चीज़ है उसका आप संरक्षक हैं, कंजर्वर हैं, प्रोटेक्टर हैं, उसका मतलब होता है ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टीशिप मतलब आप ट्रस्टी में हैं, आप इसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल एक बनाई गई थी। इस काउंसिल का मतलब मेन फंक्शन जो था वो ये था कि जो 1945 के बाद जो नए नए छोटे छोटे देश जो थे, जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे या फिर किसी भी तरह से कॉलोनियल रूल के अंदर थे, इम्पीरियल रूल के अंदर थे, चाहे वो साम्राज्यवादी हो चाहे उपनिवेशवादी हो, इस अगर कानून के अंदर वो थे, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, अगर वो अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रहे हैं तो उनकी हेल्प के लिए काउंसिल बनाई गई थी कि जो भी मेंबर यूएन मेंबर हैं जिनको लगता है कि वो अपनी कंट्रोल और केयर नहीं कर सकते खुद से, तो वो यूएन की हेल्प ले सकते थे ट्रस्टीशिप काउंसिल के साथ बात करके। इसीलिए ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये 1 नवंबर 1994 में पलाऊ एक अलग से एक ऐसा कंट्री था, आप ऐसे कह सकते हो, इंडिपेंडेंट बन गया। वो इसलिए बन गया कि उसको पहले लग रहा था कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो पाएगा, खुद का कंट्रोल वो इजीली नहीं कर सकता है, कॉलोनियल रूल की जो लेगेसी है उसके बिहाफ में उनको ज़रूरत है कि यूएन की ट्रस्टीशिप काउंसिल हेल्प करे। लेकिन 1 नवंबर 94 में पलाऊ ने भी कहा कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर एबल टू कंट्रोल आरसेल्व्स, तो उन्होंने ऐसा कहा, तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसका फंक्शन भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना बंद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं सस्पेंडेड है, ऑपरेशंस इसके नहीं चल रहे हैं, इसके जितने भी काम थे वो वहाँ पर रुक गए हैं। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है यूएन का की ऑर्गन अवश्य है, ज़रूर है मुख्य अंग, लेकिन उसका जो काम है, उसका जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं सस्पेंड हो रखी है। इसीलिए जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ काम करती थी, जो अभी वर्तमान में काम नहीं कर रही है। फिर है इसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप कहें जो दो देशों के बीच में कभी लड़ाई होती है तो उससे संबंधित सुलझाने के लिए ज़रूरी होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपका है, इसके अंदर आपका आता है ये लीगल सेटलमेंट्स या फिर आप कहें जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कानूनी अधिकार संबंधी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करता है, उनके बारे में ये रिपोर्ट देता है, एडवाइजरी या फिर आप कहें सहायता प्रदान करता है। चाहे वो लीगल क्वेश्चंस हो या फिर आप कहें जो चाहे वो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन्स हो या फिर हो सकता है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हो या फिर नेशन हो, उनके संबंध में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना, उसके बारे में सॉल्यूशन देना कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है या फिर आप कहें जो मुख्यालय है वो आपको नीदरलैंड्स के हेग में मिलेगा। इसके अंदर एक ऐसा अलग चीज़ें हैं, इसमें 15 जज होते हैं, 15 जजों की संख्या होती है, जो ये देखता है कि किसी भी तरह से जो डिस्कशन होगा वो किस तरह से होगा, या फिर आप कहें डिस्कशन के अंदर जो जो जुरिस्डिक्शन दिया जाएगा या फिर जो जो आप कह सकते हैं जो फैसला लिया जाएगा वो इन 15 जजेस के थ्रू लिया जाएगा। और ये 15 जज हर 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और इलेक्ट होने के बाद में ये अपना काम अच्छे से फंक्शन करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे एक अलग से जज हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, दलबीर भंडारी। वो इन 15 सदस्यों में से एक सदस्य हमारे भारतीय भी हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं लीगल जो मैटर है उनमें हेल्प करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है द सेक्रेटरीट, इसको हम हिंदी में सचिवालय कहते हैं। सेक्रेटरीट एक्चुअली एक ऐसा ऑर्गन है जो ये चीज़ देखता है कि हमारे जो भी काम हो रहे हैं या फिर जो हमारी फंक्शनिंग हो रही है, जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे डेली केयर के लिए जो काम हैं, जो हमारे डे टू डे वर्क के काम हैं यूएन में, उनके स्टाफ के संबंधित जो भी काम होंगे वो सेक्रेटरीट करेगा। इसी सेक्रेटरीट का मतलब होता है कि ये जितने भी एक्शन हो रहे हैं यूएन के अंदर, जो भी काम हो रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, उन सब का एक रिकॉर्ड रखेगा, एक अभिलेख बनाएगा, जिससे कि आगे फर्दर फ्यूचर के लिए काम आ सके। इसीलिए सेक्रेटरीट होता है। सेक्रेटरीट का हेड हमारा जनरल सेक्रेटरी होता है, जो ओवरऑल आपके यूएन के एक हेड भी होते हैं, जो वर्तमान में हमारे एंटोनियो गुटरेस हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सेक्रेटरीट जो होता है वो ये देखता है कि जितने भी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है यूएन के अंदर, उस सबको रिकॉर्ड करना, जिससे कि हमें पता चले कि क्या प्रोसेस है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शनिंग है यूएन की, वो सब सेक्रेटरीट डील करता है। ये चीज़ हमने अभी तक देखी, जो जितने भी की ऑर्गन्स थे हम और उनके बारे में पढ़ चुके हैं।
इसके साथ ही हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो भी यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे जो रहे थे ट्रायंगुली रहे थे, जो हमारे नॉर्वे से थे, 1946 से 52 तक रहे थे। इसके बाद में धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ चेंजेस होना शुरू हुए। इसके साथ ही हमारे जो लास्ट अभी तक हमारे रहे थे 2006 में रहे थे, जब हमने देखा लेबनान का अटैक हुआ, कोफी अन्नान रहे। फिर उसके बाद में जो वर्तमान में हमारे अभी रहे, ये हमारे यहाँ पे रहे सेक्रेटरी जनरल जो वर्तमान में अभी है, वो हमारे एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कहीं ना कहीं पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और पुर्तगाल से बिलोंग करने के साथ ये भी देखते हैं कि जो सेक्रेटरीट है या फिर जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, वो किस तरह से फंक्शन करेगा, प्रॉपरली अपने फंक्शन को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट कर सके। इसके लिए हम लोगों ने सेक्रेटरी जनरल के अंदर ये चीज़ें रखी हैं। जो एंटोनियो गुटरेस हैं, वो अपना कार्यकाल या फिर आप कहें जो उनका टर्म है, वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2017 से, और ये 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट हुए हैं, और ये 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके साथ साथ 9th नंबर का होने के इनका जो मेन काम है, या फिर आप कहें जो जनरल सर्विसेज हैं, उन सबको देखना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखना सेक्रेटरी जनरल का काम है। ये हमारा अभी आज की वीडियो थी, सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।